आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लाशें चुन लेते हो और बहाते हो उन पर आंसू, लेकिन कभी ये पूछने नहीं जाते हो कि वो रण होता ही क्यों है जिससे पनपते हैं ये रणवीर। तो सुनो, अगर अपनी कानूनी जमीन पर लाल झंडे गाड़ देने वाले नक्सलों से लड़ना भिड़ना गलत था तो थे हम रणवीर थे, और अन्याय से उपजी अशांति के सामने प्रयुक्त हिंसा को अगर गलत कहते हो तो फिर महाभारत भी गलत था और रामायण भी गलत था। लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, यही निष्क्रियता का फल भोग रहे हैं लोग। समाज किसी भी जाति के लोग जहाँ पर गलत तत्व हावी है और वहाँ पर जो सक्षम है उसको मिटा सकता है, उसको दूर कर, कंट्रोल वो कर निष्क्रिय हो वो जाता निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रियता के चलते उसकी आतंक बढ़ जाता है, जिसका उस निष्क्रियता का ही फल समाज भोगता है। आज मान लिया जाए कि उग्रवादी तत्व शस्त्र की भाषा बोले जी, और मैं उन्हें बात एक प्रेम पूर्वक बात करूं, ये बात बनने वाली नहीं है। जहां शस्त्र उठ गया उसे शस्त्र से दमन करो, यह सरकार की भी ये नीति होनी चाहिए। मिट्टी में सनी लाशों का ढेर देखा है, बंदूक की जद में बिखरा कुनबों का हेर फेर देखा है। अरे देखा है क्या 8 साल के बच्चे को, अनाथ और बेवा की सोनी मांग को? नहीं देखा तो देख लो। 1 दिसंबर 1997 की वह ठंडी सी रात थी। सोननद का पानी बालू में मिलके जम सा गया था। फिर नदी में नावें आई और नावों पे हथियारबंद लोग। मल्लाह डरे हुए थे, सो बिना सवाल किए मर गए। भीड़ गांव में गई और बिखर गई। कार्तिक की उस रात गांव में सन्नाटा था। मिट्टी के झोपड़ों के पीछे चढ़े सांकलों के पीछे औरतें और बच्चे तभी जुबान में मौत की आहटें सुन रहे थे। मर्द समझदार थे, पहले ही भाग गए थे। और फिर जो हुआ उसे ही शायद शास्त्रों में तांडव कहा गया होगा, मौत का तांडव। कुछ देर मादा चीखों और बच्चों के रिरियाने की आवाज आई और अगली सुबह बिहार पुलिस ने उम्मीदी आंखों से 60 लाशें गिनी थी। 60। ये गांव लक्ष्मणपुर बाथे था। ये मौत नहीं, नरसंहार था। ये हमरा बिहार था और ये हमरी कहानी थी। उसी लड़के की जिसके माथे पर भगवान ने वो जात मढ़ा था, जो जात उन हत्यारों की थी, उन तथाकथित रणवीरों की, जिसकी कहानी इस पॉलिटिकली करेक्ट जमाने में शायद ही कोई कहता। उस रात के बाद पटना से लेकर पेरिस तक के अखबारों के लिए वो हैवान थे, हत्यारे थे। वे भूमि के नाम पर बंदूक की गोलियां बरसाने वाले भूमिहार थे। वो सामंत थे। वो जंगल राज जिसे लोग बिहार कहते थे, उसके सबसे खूंखार दरिंदे थे। वो सेनारी थे, बाथे थे, अरवल के अराजक थे। आने वाले कई सालों तक आप और हम जिन्हें अपने सेमिनार और बौद्धिक बहसों में हिंसक, भड़क और आतंकी और जल्लाद कर अपनी पीठ थपथपाने वाले थे, ये वो जिंदा खूनी थे। पर आप और हम खुदा नहीं है। खुदा नहीं है जिसकी सच पे जागीर हो, और इसीलिए बरसों से दिल्ली से लेकर पटना तक अपने नाम और अपने जात पर वजह बेवजह शर्मिंदा होते होते अब लगता है कि सच का दूसरा हिस्सा भी सामने आ जाना चाहिए। वो हिस्सा सामने आ जाना चाहिए कि बातें से पहले बेलौर और बेलौर से पहले बारी की लाशों का भी सच कहा जाए, क्योंकि जिंदा कौमें अगर बेनाम लाशों में तब्दील हो जाए तो इससे बुरा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। जमीन का टुकड़ा, यूं सोचो तो क्या है, बस माया और कुछ नहीं। पर इसी जमीन को जब मां मान लो तो फिर कहानी अलग हो जाती है। फिर वो जमीन यूपी बिहार की हो, जहां लालू आलू और बालू के सिवा कुछ भी नहीं, तो फिर जमीन का वो टुकड़ा बेटी का दहेज है।
जमीन का वो टुकड़ा मां की दवाई है, बेटे की पढ़ाई है, और जब बात उसूल किया जाए ना तो कफन की सिलाई है। कहने वाले कहते हैं कि यह हिस्से का किस्सा बहुत पुराना है, हजारों साल से चला आ रहा दमन का किस्सा है, जहां सवर्णों ने मजलूमों का हक छीना है, अपनी जमींदारी के तले उनके बच्चों को बंधुआ बनाया है और बीवियों को रखैल। अरे सुनने में बड़ा प्यारा, लेकिन झांको तो बड़ा पेचीदा। ये किस्सा थोड़ा खारा है। ये बड़ा आसान सा किस्सा है, सुनने सुनाने और कहानी कविता लिख बुद्धिजीवी हो जाने के लिए सबसे मुफीद, सबसे लोकप्रिय किस्सा, जिसमें नायक भी तय है और खलनायक तो खैर है ही है। पर इतिहास के दर पर एक विचारधारा की उंगली पकड़े एक झूठ को बार बार रगड़ देने से सच की परतें नहीं बदल जाती और आज का सच बीते हुए कल के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। आजादी के बाद जमीन का सारा खेल सरकारों ने खेला। जमींदारी हटाओ का नारा तो दे दिया, पर नेता जमींदार ही रहे। तो जमीन बंटवारे का कानून भी उसके हिसाब से बना और दिल्ली में बैठे पीएम साहिबा को लगा सब ठीक हो गया। जमींदारों की जमीन अब कानूनन बंट गई थी और गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया था। फिर देश थोड़ा और बड़ा हुआ। बहुजनों ने अपनी आवाज उठाई, जो उठाई ही जानी चाहिए थी। फिर उनके सरकारें बनी और उनके हाथ आई बंदूकें। कभी मार्क्स तो कभी नक्सलवाद के नाम पर जाति की छाती पर चढ़कर 80 के दशक में दशकों पुरानी रंजिशें फिर से रक्त रंजित हो गई। पर गांव की जमीन पर जाति आपकी कॉफी टेबल पर रखे अखबार वाली जाति से कोसों दूर होती है। वो जिंदा धमक, वो जिंदा संघर्ष और बोटी बेटी की कहानी होती है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लाशें चुन लेते हो और बहाते हो उन पर आंसू, लेकिन कभी ये पूछने नहीं जाते हो कि वो रण होता ही क्यों है जिससे पनपते हैं ये रणवीर। तो सुनो, अगर अपनी कानूनी जमीन पर लाल झंडे गाड़ देने वाले नक्सलों से लड़ना भिड़ना गलत था तो थे हम रणवीर। अगर 80 के दशक में बिना नाम पता मारे गए अपने बेटे और बहुओं की लाशों का बदला लेना गलत था तो सीना ठोक के कह दो कि थे हम रणवीर। एक आंख मूंद कर सोई हुई घोर जातिवादी सरकार की अपेक्षा के सामने अपने हक के लिए लड़ना अगर गलत था तो थे हम रणवीर, जिसके हाथ में न कमंडल आया न मंडल, जो मैथ और रीजनिंग के पेपर को पार करके भी रह गए बेरोजगार और ताकते रहे ओसारे में पड़ी अपनी सो कॉल्ड जमींदार और असल में खेतिहर बाप की तस्वीर, जिसे भरी दोपहरी 6 इंच छोटा कर काट दिया गया था सामाजिक न्याय के नाम पर। अगर उसके सीने की हुंकार गलत है तो थे हम रणवीर। वो रणवीर थे क्योंकि 14 बापूत के उस घर में जहां 14 कट्ठा खेत था बमुश्किल, जिससे किसी तरह उपजता था धान कि 2 वक्त का वो खा सके, वहां बंदूक की डकैती को विचारधारा की चादर चढ़ा कुछ लोग जाति की आड़ में अन्याय कर रहे थे और अन्याय से उपजी अशांति के सामने प्रयुक्त हिंसा को अगर गलत कहते हो तो फिर महाभारत भी गलत था और रामायण भी गलत था। जिन्हें बातें की चीखें और उन झोपड़ियों का दर्द दिखाई देता है वो आंख मूंद लेते हैं जहानाबाद, अरवल और भोजपुर के उन गांवों के सामने जहां उनकी नजर में घोड़े हाथियों पे जमींदार चलते थे। अरे बंधु, जिसे तुम आज जमींदार कहते हो, अगर समय को परखना जान पाते तो पता चलता वो किसी का बटाईदार तो किसी का देनदार था, जिसके घरों में पलते थे उतने ही बच्चे जितना उस पार के घर में थे, जिसके सपने भी बिल्कुल उनके जैसे थे और आशाएं भी, जिनके माथे पर सवर्ण का ठप्पा उन्होंने शौक से नहीं लिखाया था, जिसका बचपन ठीक वैसे ही बिखर गया जैसे कि बिखरता इस दुनिया में किसी का भी बचपन। अरे जब गांव के दुर्गा स्थान में आरती करती निरीह औरतों को नक्सल घेर लेते थे तब दिल्ली के जेएनयू वाले पत्रकार महोदय की स्याही जहर नहीं उगलती थी। जब आधी रात को घर से खींचकर जिबा कर दिए जाते थे बूढ़े दादा अपने पुरखों की ऐतिहासिक गलती पर, तब नहीं होता था इतिहास शर्मसार। जब हमारी पीढ़ियां बेरोजगार भीड़ बन उन्हीं बहुजन भाइयों के साथ गांधी मैदान में सरकार के खिलाफ कंधे रगड़ती थी, तब राज्य की बेसुध नींद कोई नहीं देखता था। पर जब खून के बदले खून और गोली के बदले चलती थी गोलियां, तब सबको गांधी बहुत याद आते थे। गांधी हमको भी बहुत प्यारे थे सर, पर उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि जब व्यक्ति को बचाने वाला तंत्र ही लाचार हो जाए तो उसे जीने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए
और फिर जब पहली दफे गांव में गोलियां चली तो पता चला कि गोलियों की बौछार में गांधी नहीं, गोडसे ही याद आता है। कौन सही कौन गलत का फैसला तो शायद ऊपर वाला एक न एक दिन कर ही देगा, पर सालों से एक अधपकी एक तरफा कहानी में खुद को खलनायक सुनते सुनते अब मन उब गया है, चीखने का करता है। कभी ओ मोरल साइंस के महात्माओं, लाशें सिर्फ लाशें होती हैं और हर एक लाश को अपनी कहानी बयां करने का उतना ही हक है। अब कहने को मन करता है कि दिल्ली के एसी कमरों में बैठ तुम हमारे जहानाबाद के जिंदा संघर्ष को कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते हो, क्योंकि आधी लाशें तुम्हारी गिनती में है ही नहीं। कि अगर तुम्हें भोला पासवान याद आता है पर गोलियों से छलनी किसी रामचरित राय की रास नहीं, तो बॉस तुम बच्चे हो और तुम्हारा युगबोध कच्चा है। फिर तुम्हारा सच और संत मुबारक हो। हम खलनायक ही अच्छे हैं। जय बिहार। समाज में विसंगतियां कुरीतियां पूर्व में थी जी, वर्तमान में है और भविष्य में भी कमोबेश रहेगा जरूर। कि जहिया से अरे तुरला बाबा जिंदगी के डोरिया हो अका सुन लागे